नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं मशहूर डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन और एक अच्छे दोस्त मणिशंकर अय्यर जी। मणिशंकर जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि पंचायती राज जो कानून बना देश में, उसके वो आपका ब्रेन चाइल्ड था, आप उसके जनक माने जाते हैं और 25 साल पूरा होने जा रहा है। आप कहाँ देखते हैं उस विजन को, उस आपके? मैं इसका निर्माता नहीं हूँ। इसके निर्माता हैं राजीव गांधी। और जैसा कि हर मंत्री को दो चार लोगों की आवश्यकता है जो उनकी मदद करते हैं उसको एक रूप देने में, वो काम हाँ मैंने किया। लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट में जो उनका प्रयास था वो अक्टूबर 13 तारीख को 1989 विफल हुआ, जो उनको बहुमत की आवश्यकता थी वो उस दिन नहीं मिली। और उसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बने क्योंकि उनका जान लिया गया था हिंसा से श्री पेरुम्बदूर में 21 मई 1991 को। तो तब मेरे कंधों पर बोझ पड़ा कि मैं संसद में उसको आगे ले जाने का प्रयास करूं। और हम बहुत ही सफलतापूर्वक 22 और 23 दिसंबर 1992 को तकरीबन सर्वसहमति से लोकसभा और राज्यसभा में एक दिन के बाद दूसरे दिन ये जो संशोधन है इसको पारित किया। धीरे धीरे राज्य सरकारों ने जो पावर टू पीपल की जो फिलॉसफी थी उसको फिर वापस धीरे धीरे सेंट्रलाइज कर लिया और पूरा जो कानून की आत्मा अगर हम कहें तो उसी को निकाल दिया। और आज तमाम राज्यों में जो लोकल बॉडीज हैं, जो अर्बन बॉडीज हैं, वो अपने उन अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मेयर्स आंदोलन करते हैं, मेयर्स कभी मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं कि जो कानून में उनको अधिकार मिले हुए हैं वो उनको दिए जाएं, लेकिन राज्य सरकारें नहीं देती हैं। मुझको ज़रा अफसोस है कि आप इतना ज़ोर लगा रहे हैं नगर पालिकाओं पर, क्योंकि ज़्यादा काम जो हुआ है वो ग्रामीण इलाके में पंचायतों में हुआ है। आज के दिन 2.5 लाख चुने हुए संस्थान हैं देश भर में। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ की इनको स्थापित करना था और स्थापित नहीं हुए। और इन 2.5 लाख इकाइयों को हमने चुनकर निकाला है 32 लाख प्रतिनिधिगण। इसके पहले कोई 500 लोग चुने जाते थे लोकसभा को और विधानसभाओं में तकरीबन 4500 थे। तो कुल मिलाकर इस देश को चलाने के लिए चुने हुए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधिगण मात्र 5000 थे। आज 32 लाख है। और इन 32 लाख में आपको बड़ी खुशी हुई या हैरियत होगी कि तकरीबन 14 लाख महिलाएं हैं। जितने चुने हुए महिलाएं हिंदुस्तान में हैं उनकी संख्या विश्व भर में जितने चुने हुए महिलाएं हैं उससे ज़्यादा हमारे देश में है। विमेन एम्पावरमेंट का जहाँ तक सवाल था या पावर टू पीपल का सवाल था, उस नए कानून से जो कि आपके ज़माने में बना उससे काफ़ी मदद मिली। लेकिन क्या वजह है कि जो राज्य सरकारें हैं वे अपने अधिकारों को डिसेंट्रलाइज करने में कोताही करती हैं या कंजूसी करती हैं? पहले तो तथ्य को देखें, हर राज्य में ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ की सुपुर्दगीकरण काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और इन राज्यों में से 2-4 का नाम मैं लूँ: कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सिक्किम, हिमाचल और त्रिपुरा। इनमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। लेकिन और भी राज्य हैं जो कि थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे थे और पीछे खींचे गए। आम तौर पर बीजेपी सरकारों ने इसको पीछे
यानी हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट रहीं या जो लेफ्ट पार्टीज रूल्ड स्टेट्स रहीं उसमें काम ज़्यादा बेहतर हुआ, और जो नॉन कांग्रेस नॉन लेफ्ट सरकारें ये हैं। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जिन राज्यों को राज्य के पार्टियां चलाती हैं, मिसाल के तौर पर तमिलनाडु, वहाँ काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। वैसा ही हम देखते हैं कि बिहार में, जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं थी, लेकिन जो पहले सरकार थी उसने कहा कि हम इसे चाहते ही नहीं हैं, और फिर नीतीश कुमार आए और उन्होंने सबसे अहम कदम उठाया। पहला राज्य जहाँ की 50% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया था, और उसी उदाहरण को रखकर बाकी राज्य कोई 15 हैं जो कि वहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन नीतीश ने ही पहला कदम लिया। तो इसको मैं कांग्रेस और बीजेपी का मामला नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरा अब मिसाल के तौर पर गुजरात में जो पंचायती राज 1937 से चल रहा था बॉम्बे प्रोविंस में, वो कभी गुजरात महाराष्ट्र में कम बंद नहीं हुआ। बहुत कुछ आगे कर सकते थे गुजरात में, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो वहाँ रोका गया, और कर सकते थे लेकिन वो हुआ नहीं। मध्य प्रदेश में जो काम दिग्विजय सिंह ने किया था उसको शिवराज चौहान ने कम नहीं किया, लेकिन शायद ज़्यादा भी नहीं किया होगा। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग एक इतिहास है, और इसलिए मैं निराश नहीं हूँ, क्योंकि उस ज़माने में मैं राजीव जी से मैंने कहा कि इसको सब साकार करने में कितने दिन लगेंगे, और राजीव जी ने मुझसे कहा कि कम से कम एक पीढ़ी। तो मैंने कहा एक पीढ़ी 25 साल, और हंसते हंसते उन्होंने कहा कम से कम 25 साल। तो इसलिए यदि हम उस मकाम पर नहीं पहुंचे हैं जहां तक हमें पहुंचना चाहिए, ये निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक राजनैतिक शक्ति निचले स्तर पर बनाया जा रहा है, और ये जो चुनकर आते हैं पंचायतों में तीनों स्तर पर, वो काफ़ी शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हैं, और एक हद तक उनकी बात सुनने की ज़रूरत पड़ती है। ज़माना था 25 साल पहले जबकि कौन बनेगा ज़िला परिषद ये तो तय किया जाता था राजधानी में, लेकिन अब ये तय करने होने लगा है कि कौन बनेगा एमएलए, वो तय किया जाएगा उसी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हम कह सकते हैं कि इस कानून के वजह से डेमोक्रेसी की जड़ें भी मजबूत हुई हैं, बहुत मजबूत हुए हैं। लेकिन जो विकास का मकसद था हमारा, और शायद गलती हमारी हुई होगी, हमने सोचा कि राजनीतिक तौर पर हमने ऐलान कर दिया कि विकेंद्रीकरण या सुपुर्दगीकरण होगा तब हो जाएगा। किसी ने ये नहीं सोचा था कि कैसा होगा, कैसे कर सकते हैं। और मुझको ये श्रेय मिला है 2-3 कमेटियों में, और ख़ास तौर पर आखिरी कमेटी जिसका नेतृत्व मैंने किया सन 2013 में, जिसने कि इसको उठाया कि कैसे इसको अमल में ले आएं और क्यों करने की ज़रूरत थी। क्योंकि जबकि अंबेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया तो पंचायत राज का जो सब्जेक्ट था, जो विषय था, वो उन्होंने स्टेट लिस्ट में डाल दिया और सबने स्वीकार किया। अब जबकि 1988 में 87 में राजीव जी सोच रहे थे कि क्या करें, तो मदन भाटिया जैसे बहुत ही मशहूर वकील उस ज़माने के, उन्होंने कहा कि आप शैल लिखिए नहीं तो नहीं होगा। और जो पीसी राव थे लीगल सेक्रेटरी, उन्होंने मुझसे कहा कि शैल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संविधान में जो में लिखा जाता है उसका मतलब बनता है शैल। और राजीव जी ने कहा कि भाई मुझे इसमें मत फंसाओ, सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट अभी आया है, मैं तो चाहता हूँ कि तीसरे स्तर पर हम विकास और जमहूरियत दोनों को ले आएं। और इसको आपने एक राज्य और केंद्र का मसला बना दिया तो सब भूल जाएंगे
कि क्या करना है उन लोगों के लिए। एक नया डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमने नहीं किया, लेकिन रास्ते निकाले गए हैं, इतने रास्ते कि जो मेरा रिपोर्ट था वो 5 ग्रंथों में है, 5 वॉल्यूम रिपोर्ट, और कोई 600 पृष्ठ है उसके। तो बहुत सोच विचार करके हमने एक मार्गदर्शन मनमोहन सिंह जी को पेश किया। उस एक साल में जो प्रगति होनी थी नहीं हुई, और ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन में, उनके समझ में नहीं आया कि ये क्या बात है। और वित्त मंत्री में मंत्रालय में भी बहुत पाबंदियां हम पर लगाई गई। तो इसका नतीजा हुआ कि हमने तो बौद्धिक रूप में बता दिया कि ये सुपुर्दीकरण कैसा हो सकता है संविधान में संशोधन लाने के पहले ही, लेकिन क्योंकि पाबंदियां लगाई गई हम सफल नहीं रहे, लेकिन मार्गदर्शन तैयार है। योजना आयोग के मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी थे, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का ज्ञान नहीं था, इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, ग्राउंड कनेक्ट नहीं था। आपको लगता है? ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मजाक में जबकि उन्होंने अपने दोस्तों को लिखा और मुझको कॉपी किया कि मणिशंकर हैज़ अ रादर रोमांटिक व्यू ऑफ द इंडियन विलेज, मैंने जवाब भेजा that the only village you know is in Lower Manhattan, Greenwich Village। तो ये झगड़ा हम दोनों के बीच में चलते आ रहा है बहुत दिन से, लेकिन राजनैतिक तौर पर जो उत्साह था, जो प्राथमिकता दी जा रही थी राजीव जी के ज़माने में, वो ये आर्थिक सुधार लाने के बाद रहा कि हाँ करना चाहिए, लेकिन वो प्राथमिकता नहीं, प्रायोरिटी से बाहर हो गया हो। तो जो मौजूदा इस समय सरकार है, उसकी प्रायोरिटी पर आपको कितना वो है, किस रूप में देखते हैं पंचायती राज के बारे में? राज्य सरकार है, केंद्र पर मैं अभी आ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा, राजनीतिक फ़ायदा कोई भी फ़िरका ने इस्तेमाल किया हो, वो थे हरियाणा की महिलाएं और राजस्थान की महिलाएं। और वसुंधरा राजे, उसके पश्चात ये खट्टर साहब, इन्होंने क्या किया, कहा कि हर महिला खड़े भी नहीं हो सकती है जब तक कि इतना इस क्लास पास नहीं किया हो, जब तक कि उनके घर में एक पाखाना नहीं बना हो, जब तक कि ये और जब तक कि वो, और जब तक कि 2 बच्चों से ज़्यादा आगे ना हो, तब वो नहीं खड़े हो सकती हैं। नतीजा ये कि 85% महिलाएं जो कि चुनकर आई थी इस हरियाणा चुनाव के पहले चुनाव में, वो खड़ी भी नहीं हो सकी ये नए इलेक्शन में। तो जो उसमें पाबंदियां ढेर सारी लगा दी, उसके वजह से वंचित हो पहले गए। वसुंधरा राजे जी ने, और हैरियत है, वो आखिर वही महिला है, महिला सशक्तिकरण को उनको आगे बढ़ाना चाहिए, और उन्होंने ही ये बैकवर्ड स्टेप लिया कि पीछे हट गई, और महिलाओं को जो आगे बढ़ रही थी उनको उन्होंने खींचकर घिसक कर नीचे ले आया, और वही खट्टर साहब ने किया। लेकिन बाकी जगह में आप केरल जाइए, कर्नाटक जाइए, देखेंगे क्या चमत्कार हो रहा है हमारे गांव में। लेकिन मीडिया इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि मीडिया को चलाने के लिए आपको इश्तिहार की ज़रूरत है, और इश्तिहार वो देगा जिस प्रोग्राम को वो आदमी देखना चाहता है जो कि उनका माल खरीदेगा। इसलिए न तो कोई जानकारी है सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों में कि क्या क्रांति हो रही है ग्रामीण भारत में, और न तो हमारी मीडिया उसमें दिलचस्पी ले रही है। 25 साल में जनाब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पहले बार कोई मेजर चैनल आकर मेरे साथ बैठकर 15-20 मिनट का समय दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे मणिशंकर अय्यर एज ए डिप्लोमेट, ठीक है, कि एज ए डिप्लोमेट इस समय जो पूरी दुनिया की स्थिति है, ख़ास तौर से हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे जो संबंध हैं, उस पर आपके विचार जानने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे अब भारत इस समय दुनिया में कहाँ खड़ा है और एज ए डिप्लोमेट आज की तारीख में किस रूप में देख रहे हैं जो भारत की विदेश नीति है, और क्या वजह है कि इस समय एक के बाद एक हमारे तमाम जो ट्रेडिशनल दोस्त हुआ करते थे आज या तो हमसे नाखुश हैं और नहीं तो हमारे विरोधी हो गए हैं। कहाँ कमी देखने को मिल रही है आपको? अभी अभी भूटान गए, नेपाल गए, कहा कि इनको प्राथमिकता हम देंगे, हमारे नरेंद्र मोदी जी। क्या स्वागत उनका हुआ। अब जाकर पूछिए, मैं गया हूं भूटान के अब ऐसे निजी पत्रकार आने लगे हैं, खास तौर पर नेट पर, जो कि व्यक्त करते हैं उनके जो सोच है, उनके जो सवाल हैं उनके मन में। नेपाल में तो इन्होंने बर्बाद कर दिया था ब्लॉकेड के साथ, और उसके पहले जबकि उन्होंने अपना संविधान को पारित किया कि हम भेजें किसी को और उनसे कहें कि बस रोको, जब तक कि हम संतुष्ट न होंगे तब तक आप एक संविधान को पारित नहीं कर सकते हो। ये क्या व्यवहार है। श्रीलंका में गए तो थे, लेकिन कुछ हमारा योगदान रहा है वहाँ जो तमिल का समस्या है उसका हल निकालने के लिए? कुछ खास नहीं। रोहिंग्या यहाँ बैठे हैं, हम उसमें दखल नहीं दे रहे हैं। शेख हसीना के साथ अच्छे रिश्ते बढ़े हैं। 3 बीघा जैसा जो समस्या है जो अरसों से पड़ा हुआ है उसका हल निकाला गया, लेकिन तीस्ता का वो नहीं हुआ, तो अब तक वो एक विषय बना रहा है। और चीन के साथ मैं सोच रहा था कि शायद एक नए प्रधानमंत्री आए हैं, एक नया उनका बैकग्राउंड भी है और उनका दृष्टिकोण भी अलग होगा। लेकिन अभी मैं एक चाइना एक्सपर्ट से परसों ही बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट शी इनसे बहुत नाराज़ है, क्योंकि ये वहाँ पहुंचकर उनको बताते हैं कि चीन को क्या करना चाहिए। ये जो उनकी सबसे बड़ी कमी है कि कूटनीति को उन्होंने व्यक्तिगत बना दिया है। कोई तैयारी नहीं होती है। वो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान का निंदा कर रहे हैं सुबह, और दोपहर को तय करते हैं कि नहीं, मैं भारत पाकिस्तान के रिश्ते को बदलूंगा, तो मैं पहुंच जाऊंगा और नवाज शरीफ की जो बेटी है, जो पोती है, उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। ठीक है, आपने कर दिया, लेकिन आपको नहीं पता था कि आप करें तो आतंकवाद निकलेगा। और फिर जब यदि एक ऐसा व्याख्या हुआ तो अगला हमें क्या करना है? उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक। हमने सोचा कि कुछ नई चीज़ होगी। सर्जिकल स्ट्राइक का नतीजा हुआ है कि जितना क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुआ है पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। जितने भी आतंकवादी व्याख्याएं हुआ करती थी उससे ज़्यादा उसके बाद बढ़ गया है। तो इससे फ़ायदा क्या मिला? मैंने तो सोचा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि पाकिस्तानी घबरा जाएगा कि ये हो रहा है, भागेगा, कभी उसमें हिम्मत नहीं रहेगी कि हमारे तरफ ऐसे आंख दिखाए। लेकिन हुआ क्या है? वो कहते हैं कि आप तो कह रहे हैं कि डेंगू दे दिया, हमने तो मच्छर नहीं देखा। तो ऐसे आप आगे मामला को नहीं ले जा सकते हो। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उस बीच में एक और चीज़ मैं कह दूं और मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। रूस के साथ जो रिश्ता हमारा हुआ करता था, आज वो है क्या? पश्चिम एशिया में जो सेक्युलर फोर्सेस थे, जो एंटी इंपीरियल फोर्सेस थे, उनके साथ हमारा क्या रिश्ता रहा है? फिलिस्तीनी हमारे साथ थे क्योंकि हम उनके साथ थे। आज ठीक है कि हम जाते हैं, कोई 43 मिलियन डॉलर्स कुछ ऐलान हुआ है, लेकिन आप लोगों का दिल नहीं खरीद सकते हो पैसे से। दिल से दिल लगाओ। और वो अब जो हुआ करता था फिलिस्तीनियों के साथ अब नहीं हो रहा है। अब इज़राइल के साथ हम जुड़ गए हैं क्योंकि वो हमें अस्त्र दे रहा है। हमें अस्त्र की ज़रूरत है या न्याय की ज़रूरत है?
अस्त्र की ज़रूरत है या शांति की ज़रूरत है? तो ये सब समझकर हमने अपना गुटनिरपेक्षता का एक नीति बनाया था। लेकिन गुटनिरपेक्षता का नाम दिया गया क्योंकि तब दो गुट थे। हमारी जो सेल्फ इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसको बढ़ावा देने के लिए हमने कहा कि जो आज़ादी अंदरूनी हमें मिली है वही आज़ादी हम अपने विदेश नीति में कायम रखेंगे। और फिर बाद में जाकर नॉन अलाइन मूवमेंट बना और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मुझे पसंद नहीं है, ये एक मूवमेंट नहीं है, ये एक अप्रोच है। लेकिन तब भी उसमें शामिल हुए। आज न नॉन अलाइनमेंट रहा, न आज़ादी रही, न पंचशील रहा। हम पंचशील रहा। हम भाग रहे हैं, कहते हैं कि हम जापान से भी जुड़ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ जाएंगे, अमेरिका से भी जुड़ जाएंगे, और फिर उन्हीं के सहारा हम भी बड़े बन जाएंगे, और फिर चीन को हम बताएंगे कि कमबख्त अंदर मत आ क्योंकि मैं यहाँ हूँ। इसको आप विदेश नीति कहते हो? क्या नाम था हमारा? कोरिया का समस्या का हल तब निकला जबकि भारत वहाँ पहुँचा। न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन। इंडो चाइना में, मतलब वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वहाँ का समस्या का हल निकला 1954 में, जबकि भारत को चेयरमैन बनाया गया तीनों कमीशंस ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल को। सुएज के मामले में भारत को बुलाया गया। मणि, मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि एक तो कंसिस्टेंसी की कमी है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, और दूसरा लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की भी कमी है? फॉरेन सर्विस है, उनमें कोई ज्ञान की कमी नहीं है। वी आर अमंग द बेस्ट फॉरेन सर्विसेज इन द वर्ल्ड। और हमारे जो लड़के लड़कियां हैं वो ये सब जानते हैं, समझते हैं। आपसे उनकी कोई मतभेद होंगी, लेकिन मोटे तौर पर जो भी विकल्प आप खोज रहे हो उसके बारे में, उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में हमारे विशेषज्ञ हैं जो आपको बता देंगे। लेकिन यदि आपने विदेश नीति को व्यक्तिगत बना दिया और कोई तैयारी नहीं होती है शिखर सम्मेलन के पहले, और तब आप पहुंच जाते हो, कहते हो कि मैंने किया, ये नहीं कि हमने किया, तो तब इतनी गलतियां हुई हैं पिछले 4 साल में जिसका गणन तक मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसको व्यक्तिगत किया गया था। और इन्होंने सोचा, हमारे प्रधानमंत्री ने, कोई विदेश मंत्री तो है नहीं, नाम के वास्ते हैं, कि वो खुद सब कुछ करेंगे। तो मैंने हम कह सकते हैं कि जो आज की तारीख में हमारी विदेश नीति है वो व्यक्तिवादी ज़्यादा है, एक नेशन की विदेश नीति नहीं है, व्यक्ति विशेष की विदेश नीति कही जा सकती है। बढ़ा देने के लिए 4 साल पहले लिखा कि दूसरे ममालिक में पीएम हुआ करता है, लेकिन हमारे देश में ईएम है, प्रधानमंत्री नहीं है, एक इवेंट्स मैनेजर है। तो इसलिए सारे हिंदुओं को जोड़ देते हैं मैडिसन गार्डन में, या शंघाई में, या कनाडा के टोरंटो में, और उस देश के प्रधानमंत्री को बगल में रखकर फूट पड़ते हैं कांग्रेस पार्टी पर। ये कभी पहले नहीं हुआ है। जब हम बाहर जाते थे तो कहते थे कि भारत की एक आवाज़ है। यहाँ मैं एक छोटी सी व्याख्या बता दूं और मामला ख़त्म हो जाएगा। अभी अभी महाराज कृष्ण रसगोत्रा ने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है। उसमें वो कहते हैं कि सन 57 में जवाहरलाल नेहरू ने उन्हीं को, इस छोटे अफसर को, व्यक्तिगत चिट्ठी लिखवाई जिसमें उन्होंने कहा कि एक लड़का अभी 32 साल का था, एक लड़का अभी लोकसभा में आया है, उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। मुझे लगता है कि इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, तो मैंने इसलिए उनको हमारी डेलीगेशन में शामिल किया है। और मैं चाहता हूं कि आप खुद जिम्मेवारी लेकर इनको, इस 32 साल के लड़के को, हर दुनिया के जो नेतागण हैं जिनको कि आप जानते हो, आप उनसे परिचय करवाइए। ये था फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन। अब इट्स द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एन इंडिविजुअल।
हम आपसे अगर पूछें कि आपकी नज़र में किस तरह का अप्रोच होना चाहिए जैसे कि कम से कम पड़ोसी मुल्कों से अपने संबंध बेहतर हो जाएं, शांति व्यवस्था कायम हो जाए? यहाँ हमें अपने मंत्रालय को बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एंड साउथ एशियन अफेयर्स, ताकि साउथ एशियन अफेयर्स को एक खास अहमियत दी जाए। ऐसे मंत्री बनाएं जो कि बहुत ही शक्तिशाली हो और जो कि इन लोगों से प्यार करे और उनकी इज्जत का सम्मान करें, कि उनकी जो हैसियत है उसको वो माने। तो हमें प्यार के रिश्ते बनाने हैं, ये नहीं कि हम एक बहुत बड़े मुल्क हैं और तुम लोग जो है छोट भैये हैं। ये किया गया है, हमारी सरकार ने भी की है। इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फ्रॉम द फाउंडेशन इसको बदलिए और अच्छे रिश्ते कायम कीजिए जो कि समान हो, सामान्यता होना चाहिए, बराबरी का हो। बराबरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।